नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायरी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन 1906 से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 60 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया। ठीक है ना। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां थर्ड इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरी बात थी आपका मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी जो उन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंटी सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चलिए इसको संपूर्ण विश्लेषण के साथ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो बताइए। तो इसमें तो आपका आगा खां भी जी थे, नवाब सलीमुल्लाह खां जी भी थे, है ना, मोहसिन उल मुल्क भी जी थे। ठीक है, तो इसमें से आपका आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां, तो इसमें सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी। ऑप्शन अगर ई वाला रहता तो ऑप्शन ई चला जाता, ये भी और ये दोनों हो जाता, लेकिन वरीयता दिया जाएगा आपका नवाब सलीमुल्लाह खां जी को दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां थर्ड के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 60 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां थर्ड इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या उनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले किसको वरीयता दिया जाएगा, सलीमुल्लाह खान जी को, उसके बाद आगा खान जी को, उसके बाद मोहसिन उल मुल्क को। ठीक है, तो प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि 2 नाम दिए गए हैं आपका सलीमुल्लाह खां और उसके बाद आगा खां दिया गया था, तो अतः सलीमुल्लाह
खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, कौन थे बताइए? तो नवाब सलीमुल्लाह खान जी थे। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? आपका ढाका में हुई थी। 4 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 1906 में हुई थी। 5 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे, है ना। 6 नंबर प्रश्न, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, नियमित रूप से प्रारंभ नहीं किया था। ठीक है ना। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर सही नहीं है ना। कंटिन्यू कांग्रेस अधिवेशन की तरह मुस्लिम लीग का अधिवेशन नहीं होता था। प्रत्येक वर्ष जब जरूरत पड़ती थी बुलाई जाती थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होती रहती थी। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर आपका डी को माना है, जो सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपका कथन और कारण दिया गया, तो कौन सा कथन और कारण आपका क्या सही है क्या गलत है? चलिए इस पर विचार करते हैं। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये बात तो सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, है ना। तो ये आपका आर गलत है। ठीक है। सिर्फ ये सही है आपका, और व्याख्या भी नहीं करता। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे हम। ये सही है परंतु आर गलत है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार कथन ये सत्य है, किंतु यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, और कारण आपका क्या है? गलत है। 9 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला को आपको चुनना है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। ये आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान जी ने इसका विरोध किया था। ये भी आपका सही है कथन। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये बात आपका गलत है ना। ये आपका गलत है। डी ऑप्शन क्या है? डी कथन, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। ठीक है ना। तो आपका डी भी सही है और बी भी सही है, ए भी सही है। आपका सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। सी ऑप्शन गलत है, कथन सी गलत है। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था।
इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा बात थी आपका लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, तीसरी बात थी आपका मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, उनका विस्तार करना। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, वर्ष 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। आपका अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापना हुई थी लंदन में। ठीक है ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 1908 में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लंदन। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लंदन में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसका शाखाएं स्थापित की गई। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ठीक। 12 नंबर प्रश्न, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था बताइए। W. हंटर की कथन है। किसका कथन है? W. हंटर की कथन है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? W. हंटर ने लिखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको और इसके साथ साथ हम लोग जितना भी क्वेश्चन है सारे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था, है ना, तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने क्या कहा था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, ने हमारा सर्वनाश कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया, है ना। एकता, अखंडता सभी को क्या कर दिया? ये नाश कर दिया। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो आपका 1909 में पारित हुआ था। वर्ष
1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। 2 नंबर प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे, वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, बताइए कौन सा है ना? 1905 का बंगाल विभाजन, 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना, गांधी और खिलाफत, विधानसभा ने मुसलमान। हाँ, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना था। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। 4 नंबर प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद जी ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो आपका लॉर्ड मिंटो को। इसको लॉर्ड मिंटो को, सी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। ठीक है। चलिए, अगला अपना टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद क्वेश्चन सारे को करते हैं। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने न केवल बंगाल के विभाजन को रद्द घोषित किया, बल्कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा मिला आपका उड़ीसा और बिहार को, है ना। और फिर उड़ीसा आपका बिहार से अलग हो जाता है कब? 1936 को 1 अप्रैल 1936 को फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है और 2000 ईस्वी में आपका झारखंड अलग हो जाता है। तो आपका बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? वर्ष 1912 में अलग कर दिया गया था, है ना, अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। इसके साथ ही असम को नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। ठीक है। 1 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले, है ना, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है ना। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत
जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 2 दिसंबर 1911 को हुआ था तथा 12 दिसंबर 1911 को तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। 2 नंबर प्रश्न, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। 3 नंबर प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी बताइए? घोषणा हुई थी 1911 में। घोषणा कब हुई थी? 1911 में। और लाई गई थी आपका 1912 में, है ना। तो घोषणा हुई थी 1911 में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अंततः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा, है ना। तो इसमें 1912 नहीं दिया गया है तो 1911 ही होगा। 4 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1912, क्योंकि आपको 1912 को आपको प्रायोरिटी पहले देना है, ठीक है ना, कि स्थानांतरित आपका 1912 में हुआ था, घोषणा हुई थी 1911 में, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई बताइए? यहाँ पर तो 1912 तो है नहीं, तो 1911 दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 1911। 6 नंबर प्रश्न, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किस पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस विभ्रम में प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा रहा था, है ना, दबाया जा सकता है। परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया। वह जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, है ना। बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे दिल्ली में जुलूस के रूप में प्रवेश किए, उसमें बहुत लोग शामिल थे। मास्टर अमीन चंद्र जी, भाई बाल मुकुंद जी, अवध बिहारी जी सब शामिल थे। प्रवेश कर किए और उस पर चांदनी चौक पर क्या फेंके थे? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, ठीक है। नंबर प्रश्न, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, कौन नहीं थे शामिल? भगवती चरण वोहरा जी शामिल नहीं थे, आपका मास्टर अमीन चंद और भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सब क्या थे? शामिल थे, ठीक है। भगवती चरण वोहरा जी ये शामिल नहीं थे। हार्डिंग बम कांड दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 14 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अवध बिहारी, मास्टर अमीन चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी और बलराज और हसवंत सहाय, बोले तो हरवंश सहाय को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो आपका अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। 9 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आपका 1912 में प्राप्त हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया तथा साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, है ना।
यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बिहार से अलग कर दिया गया। 10 नंबर प्रश्न, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो आपका 1912 में अलग हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है सारे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया था। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला क्या आपका, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों, बोले तो नरम दल के अतिवादी गरम दल के लोग और उदारवादी नरम दल के लोग जितना भी सदस्य थे सभी में क्या हो गया आपका पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गरम दल और नरम दल को मिलाने में एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जी कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मातैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है ना, जिस रास्ते पर मुस्लिम लीग पहले चल रहा था उसी रास्ते पर फिर चलने लगा, है कि नहीं। चलिए 1 नंबर प्रश्न, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पर आयोजित किए थे बताइए? लखनऊ में 1916 में। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, दिसंबर 1916 के इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार जी ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 2 नंबर प्रश्न, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी बताइए? AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। 3 नंबर प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। आपका 1916 में हस्ताक्षर हुआ था। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। 4 नंबर प्रश्न, अतिवादियों, बोले तो गरम दल के लोग, उदारवादियों, नरम दल के लोग ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे बताइए? एनी बेसेंट जी। कौन? एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी दोनों थे, तो ऑप्शन में एनी बेसेंट जी है। ठीक है,
वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, दो दृष्टियों से अस्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय बात थी आपका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट जी एवं तिलक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जी कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। पाँच नंबर प्रश्न, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी, और बाल गंगाधर तिलक जी थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी। 6 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। तो आपका मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की थी। लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार जी ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः एक नींव डाली, जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय था, है ना, उदय का मार्ग प्रशस्त किया, है ना। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। 7 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष कौन सा वर्ष था, बताइए। 1916। 8 नंबर प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा 1916 से 1922 तक। 1916 से 1922 तक, फिर 1922 के बाद, है ना, असहयोग आंदोलन के बाद फिर वही हाल जो पहले था। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के समापन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया, है ना। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, गलत है, गलत वाला को चुनना है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार जी ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। यहाँ बोला नहीं की थी, तो ये तो गलत हो गया ना, है कि नहीं। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ये तो कथन आपका सही है। महात्मा गांधी जी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, जी, ये भी आपका सही है। राजकुमार शुक्ल जी गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कहाँ पे, लखनऊ गए थे, वो बिहार से थे, चंपारण से। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से सारी बात कही, किसान से संबंधित जो भी 3 कठिया पद्धति था वहाँ पे, 3 कठिया प्रणाली, है ना, जिसके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो कम से कम नहीं, 3 कट्ठा पर एकदम अनिवार्य था कि उस पर नील की खेती किसान को करना ही था, ज़बरदस्ती, है ना। तो बहुत सारी जो समस्याएं थी किसान से संबंधित, तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बताया था। तो गांधी जी
इस समस्या से अवगत हुए थे 1916 में, है ना। तो ये बात तो सही है आपका, सी कथन क्या भी आपका सही है। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों, उदारवादियों एवं उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी। उन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। अतः आपका ये कथन क्या है, आपका असत्य है। बाद बाकी बी और सी कथन क्या है, आपका सही है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो आपका लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। होम रूल आंदोलन से संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके बाद क्वेश्चन सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जी का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक जी ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। तिलक जी द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर जी थे, जबकि एनी बेसेंट जी द्वारा स्थापित लीग के संगठन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आपका जॉर्ज अरोंडेल थे। ठीक है ना। तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर लिया था। तिलक जी के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार था। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट जी के लीग के जिम्मे आया था। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया। दोनों लीगों ने अपना विलय इसलिए नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य थे आपका तिलक जी के होम रूल लीग के, आपका एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग को समर्थन नहीं करते थे। बहुत सारे सदस्य आपका एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग के सदस्य थे ना, आपका तिलक जी के जो होम रूल लीग था उसको समर्थन नहीं करते थे। यानी तिलक जी का होम रूल का कुछ सदस्य और एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग का कुछ सदस्य एक दूसरे को विरोध करते थे, है ना। कहते विरोध, उतना भी विरोध नहीं, फिर भी कुछ लोग विरोध करते थे, जिस कारण दोनों लीगों ने अपना विलय कभी नहीं किया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। यानी एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी के बीच कोई झगड़ा नहीं था, है ना। कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि विरोध करते थे, और दोनों जो होम रूल लीग है ना, आपका तिलक जी और एनी बेसेंट जी का, दोनों का कार्य जो भी उद्देश्य एक ही था, है ना। लेकिन कुछ बर्ताव के कारण, है ना, कभी भी दोनों लीग अपना विलय नहीं किया। ठीक है। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक जी एवं एनी बेसेंट जी की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था किए जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा आपका कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट जी ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक जी के समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था, तो कुछ लोग ने होम रूल स्पेशल कहा था। बेसेंट जी की लीग
के संगठन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा, लीग के जो भी सदस्य थे ना, हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट जी 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी थी। ठीक है, चलिए इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो आपका एनी बेसेंट जी ने। किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट जी ने आरंभ किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट जी ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक जी ने की थी। वर्ष 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में थे, बताइए नेतृत्व में कौन? आपका बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने 2 होम रूल स्टार्ट किए थे। कब? 1915 से 16 के मध्य। वर्ष 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक के थे तिलक जी और दूसरे के एनी बेसेंट जी। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक जी ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। ठीक है ना, तो तिलक जी ने मराठा, देखिए मराठा जो आपका ये था ना समाचार पत्र, ये आपका इंग्लिश में छपता था। ठीक है ना, और केसरी आपका मराठी में छपता था। 3 नंबर प्रश्न, एनी बेसेंट जी मुख्यतः संबंध रही है? तो आपका गृह शासन आंदोलन से संबंधित रही है, होम रूल लीग से संबंधित रही है, गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट जी मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट जी द्वारा बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट जी ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा था। 4 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो आपका कौन सा हो जाएगा? होम रूल आंदोलन, है ना, होम रूल आंदोलन। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? बताइए। तो एच.एस. ऑलकॉट का नहीं था, एनी बेसेंट जी का था और बाल गंगाधर तिलक जी का था और एम सुब्रमण्यम अय्यर जी भी थे। ठीक है ना, सुब्रमण्यम अय्यर जी भी। तो ये आपका तीनों थे और ये आपका नहीं, एच.एस. ऑलकॉट नहीं था। एच.एस. ऑलकॉट, हेनरी स्टील ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। तिलक जी ने अप्रैल 1916 एवं एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की आरंभ किए थे। एस सुब्रमण्यम अय्यर जी भी एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो आपका C.R. दास जी नहीं जुड़े थे, एनी बेसेंट जी तो जुड़े हुए थे और एनी बेसेंट जी जुड़ी हुई थी और एस सुब्रमण्यम अय्यर जी भी जुड़े थे और बाल गंगाधर तिलक जी भी जुड़े थे। 7 नंबर प्रश्न, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो आपका आंसर हो जाएगा कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये सही हो जाएगा। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। 8 नंबर प्रश्न, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्यों घोतक था बताइए। तो इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, यही कारण है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक जी एवं एनी बेसेंट जी की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा था और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। 9 नंबर प्रश्न, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से एक असत्य है। गलत वाला को क्या करना है, आपको चुनना है। तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट जी ने 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी, सही बात है। तिलक जी की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में सीमित थी, महाराष्ट्र का मुंबई छोड़कर, ये तो सही है। तिलक जी द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी कथन आपका सही है। और तिलक और बेसेंट जी के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी थी। तिलक जी और बेसेंट जी के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी थी। आपका डी गलत है, डी गलत है। ठीक है, चलिए विश्लेषण की तरफ चलते हैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट जी ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ था। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों का स्थापना की गई थी। दोनों लीगों एक दूसरे के पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग स्थापित की थी। ठीक है, तिलक जी की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट जी की लीग जिम्मे आई थी, है ना। दोनों लोगों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया था। एनी बेसेंट जी की लीग का संगठन बहुत ढीला था, क्योंकि कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक जी की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे और दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट जी के शब्दों में उनके कुछ समर्थक तिलक जी को विरोध कर रहे थे और कुछ तिलक जी का समर्थक एनी बेसेंट जी को विरोध कर रहे थे। लेकिन तिलक जी और एनी बेसेंट जी में कोई ऐसा बात झगड़ा नहीं था, है ना, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं था। इस प्रकार तिलक जी एवं एनी बेसेंट जी के बीच मतभेद नहीं था। 10 नंबर प्रश्न, तिलक जी तथा एनी बेसेंट जी द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला लिया गया। कभी नहीं मिले थे, ये कभी नहीं मिले थे, है ना। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे? तो आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट जी, है ना। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी 1847 में इनका जन्म हुआ था और 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। 12 नंबर प्रश्न, एनी बेसेंट जी से संबंधित बताइए कौन सा कथन आपका सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, एकदम बात सही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, गलत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, एकदम सही। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी, है ना। तो आपका 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो किधर है सी, 1 और 3 सही, आपका 2 गलत। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट जी ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। हालांकि इससे पहले तिलक जी ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग का स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी, है ना। एनी बेसेंट जी ने 1889 ईस्वी में इसकी अध्यक्ष सदस्य बनी। इस प्रकार 1 और 3 आपका सही है, जबकि 2 गलत। 13 नंबर प्रश्न, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट जी द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक जी की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट जी की लीग के जिम्मे आए थे। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। वर्ष 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी जी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था और महात्मा गांधी जी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा, है ना, स्वराज्य सभा रखा। इसके उपरांत अखिल भारतीय होम रूल लीग का विलय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे को कंप्लीट करेंगे। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है।